हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और मैं हूं आपका अपना राहुल छावड़ा और अपना चैप्टर 7 चल रहा था। चैप्टर 7 में आज अपन देखेंगे कि यदि किसी एसी सोर्स से प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो क्या होगा। ठीक है, तो अपन ने काफ़ी कुछ देख लिया इसके अंदर। प्योर रेजिस्टेंस देख लिया था, प्योर इंडक्टेंस देख लिया था। आज अपन देखेंगे यदि केवल और केवल कैपेसिटर किसी एसी सोर्स से कनेक्टेड है तो अपन को क्या देखना है, क्या होने वाले है, वो सारी चीज़ें अपन को डिस्कस करनी है। तो अब समझो, जैसे मान लो ये मेरे पास में कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। ठीक है, इसको मैंने किसी कौन से सोर्स से, AC सोर्स से। ठीक है, तो इसको मैंने किसी AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। AC सोर्स का EMF मैंने मान लिया E0 साइन ओमेगा t, जो अभी तक अपन मानते हुए आए हैं। तो इस पर चार्ज कितना हो गया, मान लो Q। ठीक है, अब देखो यहाँ से जितना EMF ये बैटरी देगी वो सारे के सारा इसके पास जाएगा। बैटरी कितना दे रही है, E, तो इसके पास कितना हो जाएगा पोटेंशियल, Q/C होता है फॉर्मूला V = Q/C। इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि Q/C क्या हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा t। इसका जितना EMF होगा सारा के सारा इसके पास जाएगा। और V होता है कैपेसिटर पे Q/C। Q/C भी एक फॉर्मूला अपने पढ़ा था कैपेसिटर वाले में, वही चीज़ें यहाँ पर आ रही है। तो अब यहाँ से देखो, ये हो गया E0 साइन ओमेगा t। अपन को क्या निकालनी है, सबसे पहले करंट। EMF की इक्वेशन तो आ चुकी है अपने पास, अब मुझे निकालनी है करंट की इक्वेशन। तो करंट की इक्वेशन निकालने के लिए पहले मैं चार्ज निकालता हूँ। तो सेकंड अपन बात कर रहे हैं करंट की इक्वेशन। तो Q क्या हो जाएगा इसके अंदर, E0 C और साइन ओमेगा t, ये Q आ गया। फिर अपन को तो करंट निकालनी है। करंट I क्या होता है, dQ/dt। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा d/dt और इसको सारे को इंटीग्रेट कर दो, E0 C साइन ओमेगा t। E0 कॉन्स्टेंट, C कॉन्स्टेंट, साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होगा तो साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ओमेगा कोस ओमेगा t। तो ये ओमेगा कोस ओमेगा t। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो E0/1/ओमेगा C कोस ओमेगा t। ये अपने पास में करंट की इक्वेशन आती है, E0/1/ओमेगा C कोस ओमेगा t। ये करंट की इक्वेशन आ गई। फिर करंट क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये पूरा क्या चीज़ है, एक तरह की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो और आगे बढ़ाएंगे तो I आ जाएगा I0 और साथ में क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा t। तो एक इक्वेशन मेरे पास में करंट की आती है। फिर इसको यदि साइन में कन्वर्ट करें, ठीक है, कोस ओमेगा t को साइन में कन्वर्ट करो, तो जब इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ समझना, जगह थोड़ी सी बचाते हुए चलते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा। तो साइन ओमेगा t प्लस π/2 कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा t। ठीक है, तो 90 प्लस ओमेगा t बोलते हैं, ओमेगा t प्लस π/2 बोलते हैं, 90 ओमेगा t प्लस 90 बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये अपने पास में करंट की इक्वेशन आ गई। फिर थर्ड अपने पास इसमें आएगा, क्या आएगा कि मैक्सिमम करंट क्या हुई, मैक्सिमम करंट क्या हुई, E0/1/ओमेगा C। तो मैक्सिमम करंट अपने पास में आ गई E0/1/ओमेगा C और इसको बोलते हैं E0/XC। ठीक है, तो ये I0 का फॉर्मूला आ गया E0/1/ओमेगा C या E0/XC। जैसे वहाँ पे क्या था, XL था, वैसे यहाँ पे क्या आ गया, XC आ गया। तो करंट क्या हो गया, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। का मतलब XC क्या चीज़ है, एक तरह का प्योर कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 4, I0 निकाल लिया तो अपन IRMS में निकाल सकते हैं। IRMS क्या हो जाएगा, E/1/ओमेगा C या फिर E/XC। ठीक है, ये अपने पास में IRMS का फॉर्मूला आ जाएगा। और देखो और क्या निकालते हैं अपन इसके अंदर। अब इसमें आते हैं अपन फेज एंगल की बात करें तो देखो फेज एंगल ऑफ EMF का फेज एंगल कितना है, ओमेगा t, हो तो फिक्स है। और फेज एंगल ऑफ करंट का फेज एंगल कितना आया है, साइन की फॉर्म में, ओमेगा t प्लस π/2। तो ये आ जाएगा ओमेगा t प्लस π/2। इसका मतलब ये ओमेगा। हाँ, तो अब इसमें अपन देखते हैं नेक्स्ट कि EMF और करंट जो है उसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है। जो फेज डिफरेंस देखेंगे, फेज डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, ये ओमेगा t है, ये ओमेगा t प्लस π/2। इसका मतलब π/2 एंगल से आ रहा है। और लीड कौन कर रहा है, यदि अपन बात करें लीड जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, फिलहाल
करंट लीड कर रही है, कितने एंगल से, π/2 एंगल से ईएमएफ को लीड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बाद में क्या करते थे, इसमें नेक्स्ट अपना काम होता था फेजर डायग्राम बनाना। तो अब अपन बात करते हैं फेजर डायग्राम की। ठीक है, तो फेजर डायग्राम देखो कैसा बनेगा। ठीक है, पहले तो वही चीज़ है कि एक तो बड़ा सर्किल जो तो ईएमएफ को बताएगा और एक उसका छोटा सर्किल, ठीक है, ये करंट को बताएगा। तो अब यहाँ से देखो इसको बनाएंगे कैसे, नेमिंग कर दो पहले, तो वही काम जो अपन पहले करते आए हैं। ये तो हो जाएगा एक्स ओ एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई ओ वाई डैश, हो जाएगा इस तरह से। अब देखो ईएमएफ का फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो पहले मैं ईएमएफ वाली लाइन बना देता हूँ, ये अपने पास में ईएमएफ आ जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। ठीक है, तो अब करंट वाला देखो कहाँ है, करंट वाला उससे π/2 एंगल से आगे है, दिख रहा है आगे। तो करंट वाला जब π/2 एंगल से आगे है तो इससे π/2 एंगल से आगे की तरफ बना दो ये वाला, ये क्या हो जाएगी अपनी करंट हो जाएगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और ये अपने पास में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से समझो ये तो अपना एक फेजर डायग्राम बन गया। एक और अपन कैसे बनाते थे, एक अपन ऐसे बनाते थे कि ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये मान लो यदि ई नोट है ओमेगा टी एंगल पे, तो करंट कहाँ चली जाएगी, उससे π/2 एंगल से आगे की तरफ आ जाएगी, ये कौन सा हो जाएगा, आई नोट। ठीक है, ये कौन सा एंगल हो गया, π/2 हो जाएगा। एक अपन डायग्राम ऐसे बनाते थे कि ये मान लो अपना एक्स एक्सिस है और यहाँ पर यदि ई नोट है तो आई नोट कहाँ हो जाएगा, उससे π/2 एंगल से आगे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, एक फिर ग्राफ अपन ऐसा भी बनाते थे, कैसा, यहाँ से वो समझो। ठीक है, इधर की तरफ से अपन ई और आई दोनों बना शो करते थे और इधर अपन टाइम शो करते थे। तो ईएमएफ तो जो है वो साइन की इक्वेशन शो करेगा, तो ये तो अपने पास में ईएमएफ की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये तो किसके लिए ग्राफ आ गया, E = E नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। और करंट की जो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, आई नोट कोस ओमेगा टी। तो कोस ओमेगा टी को शो कर दो, कोस का ग्राफ बना लो। कोस का ग्राफ कैसा बनेगा, कोस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस तरह से। ठीक है, जहाँ पर ये 0 होगा वहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से कोस का ग्राफ अपना बनता है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो किसका बन रहा है, सही बना है, बिल्कुल सही बना है। ठीक है, जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा वहाँ 0 होगा, जहाँ पर 0 होगा वहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये अपने पास में आ जाएगा I = I नोट कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये अपने पास में कोस का ग्राफ बनेगा, समझ में आ रही चीज़। तो ये कोस का ग्राफ आएगा। अब देखो इसके बाद में तो फेजर डायग्राम की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे किसकी, रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है सर्किट का वो समझो। यदि अपन सर्किट के रेजिस्टेंस की बात करें, कौन सा नंबर चलेगा अपना, 8 नंबर, 5 6 7 8। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास में आता है रेजिस्टेंस, जगह कम पड़ेगी फिर से इस बार। रेजिस्टेंस क्या है इसके अंदर, रेजिस्टेंस की बात करें तो करंट इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि ये पूरा क्या है 1/ओमेगा c, ये अपना रेजिस्टेंस है। तो इसको अपन नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो वहाँ था, और यहाँ पे अपन नाम देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको डिनोट करेंगे XC से, और XC होता है 1/ओमेगा c, यानी कि 1/2πfc। ठीक है, ये XC हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो XC जो है वो इन्वर्सली किसकी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्राफ बनेगा यदि अपन XC और फ्रीक्वेंसी के बीच में यदि ग्राफ बनाए, ये XC हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इन्वर्सली ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी जो यूनिट आएगी वो यूनिट क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या आएगी, ओम हो जाएगी। फिर अपन इसका उल्टे की बात करते थे, तो 9 नंबर पॉइंट आएगा। 9 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का उल्टे को अपन बोलते हैं ससेप्टेंस। तो नेक्स्ट अपने पास में आ जाएगा कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ठीक है, तो कैसे कैपेसिटिव ससेप्टेंस SC हो जाएगा, और SC हो जाता है 1/XC, यानी कि ओमेगा c, यानी कि 2πfc। तो SC इन्वर्स डायरेक्टली किसको होगा, फ्रीक्वेंसी की, और SC की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इन्वर्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई ऐसे समझने वाली चीज़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपने पास में सेकंड लास्ट क्या आता है, एवरेज इंस्टेंटेनियस पावर। उसके बाद में अपन बात करेंगे एवरेज पावर। ठीक है, तो नंबर 10 अपने पास में आएगा इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर PI की बात करेंगे तो हो जाएगा E × I,
ई तो कितना है ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई कितना है आई नॉट कोस ओमेगा टी। तो अपन बोल देंगे ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ठीक है, वही ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी हो जाएगा। ये तो इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। फिर अपन बात करेंगे वही एवरेज पावर। तो एवरेज निकालने का तरीका वही 0 से कैपिटल टी ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी क्या हो जाता है 2 साइन ओमेगा टी, सॉरी 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई 0 से कैपिटल टी डी टी। ठीक है, फिर अपन वही बोलेंगे साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल बताया था। तो साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पूरा एवरेज पावर जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आनी है 0 निकल के आनी है। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टेंस में केवल एवरेज पावर आई थी ई आर एम एस आई आर एम एस। प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टेंस दोनों में ही एवरेज पावर कितनी आई है 0 आई है। तो ये सारी चीज़ें अपने लिए किसके लिए आ गई प्योर कैपेसिटर के लिए आ गई। फिर से देख लो इक्वेशन ईएमएफ की ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन बनी अपनी आई नॉट कोस ओमेगा टी या फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 एंगल से लीड कर रहा है ईएमएफ से। तो आई नॉट हो गया ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, आई नॉट क्या हो गया ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि ई नॉट अपॉन एक्स सी। तो एक्स सी किसके इक्वल हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अपना एक्स सी जो है वो किसके इक्वल आया 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ यानी कि 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। फिर आई आर एम एस हो जाएगा ई नोट की जगह ई आर एम एस आ जाएगा ई आर एम एस अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ई आर एम एस अपॉन एक्स सी। फेज एंगल इसका है ओमेगा टी और इसका फेज एंगल आया है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इसका मतलब करंट जो है पाई बाई 2 एंगल से आगे है, तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 हो गया और करंट जो है लीड कर रही है, और ये फेजर डायग्राम हो गए इनके। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस क्या हो गया इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्स सी हो जाता है एक्स सी का हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी यानी कि 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। फ्रिक्वेंसी का इनवर्स ग्राफ ऐसा बन जाएगा। फिर ये सब्सटेंस हो गया, ये इंस्टेंटेनियस पावर एवरेज पावर अपने पास में निकल के आ गई। ठीक है, तो ये अपना प्योर एसी सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। रेजिस्टेंस भी हो गया है, इंडक्टेंस भी हो गया है और कैपेसिटर भी हो गया है। अब मान लो यदि तीनों ही हो या तीनों में से कोई भी 2 हो, तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होगी वो सारी चीज़ें अपन को देखनी रहेगी। तो यहाँ तक प्योर वाली चीज़ अपनी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर अपन कॉम्बिनेशन देखेंगे कि इनके कॉम्बिनेशन से किस तरह से बनता है। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।